वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल। आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का ब्लॉक डायग्राम आपके सामने शो किया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले अपन ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी है। इसके जस्ट ऊपर जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। कौन सी बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है डी लेयर, ई लेयर, F1 F2, जो डी ई F1 F2 ये जो है आइनोस्फेयर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आइनोस्फेयर कहलाता है। तो देखो, अगर अपने को देख के पता चल रहा है, आइनोस्फेयर में जो पृथ्वी के सबसे नीचे वाली लेयर होती है पृथ्वी के पास, उसको डी लेयर बोलते हैं, और ऊपर वाली होती है F2 लेयर, ठीक है। अब देखो, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर होता है। डी लेयर जो होती है 50 टू 90 किलोमीटर। ई लेयर जो होती है 90 टू 140 किलोमीटर। F1 लेयर जो होती है 140 टू 250 किलोमीटर। F2 लेयर जो होती है 250 टू 400 किलोमीटर। इधर जो ये डिस्टेंस है ये माइल्स में दे रखी है, ठीक है। तो आप जिसमें भी याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे ट्रोपोस्फेयर। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर यानी हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं इसको। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर जो होता है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी बॉटम लेयर होती है। इसका जो मास होता है वो संपूर्ण वायुमंडल का 75 टू 80% होता है, ठीक है। अब देखो, धरातल यानी सरफेस से इस पर्वत की औसत ऊंचाई जो है 10 किलोमीटर होती है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है, जबकि पोल्स यानी ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 टू 10 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब समर में इस सतह की ऊंचाई में वृद्धि, यानी गर्मियों में जो है ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें इसके स्तर की ऊंचाई में वृद्धि होती है, जबकि विंटर यानी शीतकाल में जो है इसकी ऊंचाई में कमी पाई जाती है, ठीक है। इस मंडल की प्रमुख विशेषता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। इसमें क्या होता है, 135 मीटर की ऊंचाई, हर 135 मीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसकी गिरावट आती है। इसमें सर्वाधिक जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तापमांतर होता है। इस भाग में गर्म हीटिंग और शीतल यानी कूलिंग होने का कार्य जो है रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा होता है। इसमें जो है देखो, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, ये सब जो है विकिरण, संचालन और संवहन के द्वारा होता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं परिवर्तन मंडल? क्योंकि जो सीजनल इवेंट जो होती हैं वो इसी मंडल के द्वारा होती हैं। जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश का मौसम होता है, ये सारा जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। इस मंडल की एक और विशेषता यह है कि इसके भीतर ऊंचाई में वृद्धि के साथ एयर वेलोसिटी में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो, ट्रोपोपोज क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाली जो 1.5 किलोमीटर की जो बाउंड्री होती है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, ठीक है। देखो, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाली 1.5 किलोमीटर की बाउंड्री होती है, उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, ठीक है। ट्रोपोपोज ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अपन स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है। देखो, स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल में आइनोस्फेयर के ऊपर की परत, वायुमंडल में जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की जो परत होती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की परत होती है। देखो, ब्लॉक डायग्राम में ये जो है ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर की लेयर है, ठीक है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन 20 किलोमीटर से ऊपर जब जाते हैं
तो टेम्परेचर अचानक से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ये जो है ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण, जो कि अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब कर तापमान बढ़ा देती हैं। जो ओजोन गैसें होती हैं वो क्या करते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, किरणें होती हैं, उनको अवशोषित करती हैं, जिससे क्या है टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखो इसकी एक विशेषता है, यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है, यानी जो सीजनल इवेंट हैं वो इसमें नहीं होती। इसलिए जो वायुयान हैं वो इसी के अंदर जो है उड़ाना पसंद करेंगे चालक, इसलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है। अब जो देखो ट्रोपोस्फेयर सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जस्ट अभी बताया था मैंने, 20 किलोमीटर तक जो है टेम्परेचर स्थिर रहता है, और समताप रेखाएं यानी आइसोथर्म समांतर न होकर लंबवत होते हैं। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और समताप रेखाएं जो होती हैं वो समांतर न होकर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इस मंडल की मोटाई जो है ध्रुवों पर यानी पोल्स पर सर्वाधिक होती है और इक्वेटर पर सबसे कम होती हैं। शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है। अब मेसोपेयर क्या होता है? देखो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मेसोपेयर कहलाता है, 50 टू 80 किलोमीटर, जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ हार्स होता है, यानी तापमान जो है डिक्रीज होता है, कम होता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपास कहते हैं, मेसोस्फेयर कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मंडल है वो है आइनोस्फेयर। तो धरातल से 80 टू 640 किलोमीटर के बीच आयन मंडल का विस्तार होता है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दाब होता है। देखो टेम्परेचर अधिक होगा लेकिन दाब जो है न्यून होगा। फलतः अल्ट्रावायलेट जो पैराबैंगनी फोटोन होते हैं एक उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार होने से गैसों का आयनाइजेशन हो जाता है। देखो आइनोस्फेयर में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट यूवी फोटोन जो होते हैं वो इंसिडेंट होते हैं इन पे, तो जिसके कारण जो इसमें जो गैस होती हैं वो आयनाइज्ड हो जाती है। तो मैक्सिमम आयनाइजेशन इसी के अंदर होता है। ठीक है। अब देखो जो आकाश का नीला रंग होता है ये सारा इसी के कारण होता है। जो ज्योति तथा उल्काओं की चमक, ब्रह्मांड किरणें यानी कॉस्मिक रेज की उपस्थिति इस भाग की विशेषता है। यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभाजित है। देखो मैंने जस्ट अभी बताया था तुम लोगों को, ब्लॉक डायग्राम वापस से देखते हैं। आइनोस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं? डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर ये होती हैं। तो देखो अपन करते हैं स्टडी। डी लेयर 50 टू 90 किलोमीटर जो डी लेयर होती है यह पार्ट VLF एंड ULF वेव को रिफ्लेक्ट करती है। ई लेयर 90 टू 140 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। ये जो है MF वेव को रिफ्लेक्ट करती है। F1 और F2 लेयर 140 टू 400 किलोमीटर तक है। ये क्या करती हैं, लघु रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती हैं। इस परत को एप्लीटन लेयर भी कहते हैं। एफ लेयर के बाद आती है जी लेयर। जी परत का विस्तार जो है 400 किलोमीटर तक है। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं व पैराबैंगनी फोटोन यूवी फोटोन की प्रतिक्रिया से होती है। जी लेयर जो है नाइट्रोजन और जो यूवी फोटोन है इनके रिएक्शन के कारण होता है। अब देखो अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर। तो सबसे पहले देखो डी लेयर या डी रीजन। तो मैंने बताया था यह आइनोस्फेयर का लोअर मोस्ट रीजन होता है। ठीक है। इसकी हाइट जो है 50 टू 90 किलोमीटर होती है। यह लेयर डे टाइम में प्रेजेंट होती है, याद रखना डे टाइम में। रिकॉम्बिनेशन रेट हाई होने के कारण नाइट टाइम में डिसअपीयर हो जाती है। देखो डी लेयर केवल डे टाइम में होती है, नाइट टाइम में नहीं होती।
यह लेयर जो है VLF और LF वेव को रिफ्लेक्ट करती है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो सूर्य के एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, इसलिए आयनाइजेशन डेंसिटी जो है नून में यानी दोपहर में मैक्सिमम होती है। इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है 100 किलोहर्ट्ज होती है। नेक्स्ट आता है ई रीजन। डी लेयर के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है उसको ई लेयर बोलते हैं, ई रीजन बोलते हैं। उसकी हाइट जो है 90 किलोमीटर से 140 किलोमीटर होती है। यह डे टाइम में अकर होता है, ठीक है, डे टाइम में होता है ये भी डी लेयर की तरह। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विंटर टाइम में लो और समर टाइम में हाई होती है। इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज होती है, 3 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। यह डे टाइम में सम HF वेव को रिफ्लेक्ट करती है। ये कौन सी वेव को रिफ्लेक्ट करती है? HF वेव को। स्पोडिक ई रीजन क्या होता है? देखो स्पोडिक ई रीजन जो है डे और नाइट दोनों में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। इसकी आयोनाइजेशन डेंसिटी जो होती है हाई होती है, यह थिन लेयर होती है। नेक्स्ट देखो अपने पास आता है एफ रीजन। तो देखो यह अर्थ सरफेस से 140 टू 400 किलोमीटर तक होती है। यह अपर मोस्ट आयोनाइज लेयर होती है। यह नाइट टाइम में भी एग्जिस्ट होती है। देखो अपने पास डी और ई रीजन जो था वो केवल डे टाइम में एग्जिस्ट हो रहा था, तो एफ रीजन जो है नाइट और डे दोनों में एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यह टॉप मोस्ट लेयर होती है। यह हाईली आयोनाइज लेयर होती है। इसमें आयोनाइज डेंसिटी हाई होती है। दिन के समय में ये दो लेयर में स्प्लिट हो जाती है, F1 और F2 में, ठीक है। अब देखो F1 लेयर क्या होती है, F2 लेयर क्या होती है। इसकी हाइट 140 से 250 किलोमीटर होती है। इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज टू 7 मेगाहर्ट्ज होती है। इसकी डेंसिटी विंटर में समर से कम होती है, विंटर में समर से कम होती है। यह HF वेव को अवशोषित करती है यानी एब्जॉर्ब करती है। यह ऑक्सीजन एटम के आयोनाइजेशन से बनती है, याद कर लेना, ये ऑक्सीजन एटम के आयोनाइजेशन से बनती है। F2 लेयर जो होती है F1 से ऊपर होती है, यह 250 टू 400 किलोमीटर होती है। ये जो है यूवी और अल्ट्रावायलेट और एक्सरे के आयोनाइजेशन से बनती है, जबकि F1 जो है ऑक्सीजन एटम के आयोनाइजेशन से बनती थी। इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है 10 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है। यह अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसकी आयोनाइजेशन डेंसिटी सोलर डेंसिटी से ज़्यादा चार्ज होती है। यह HF फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है, यह HF फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये अपना जो है एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें अपन ने जो है प्रत्येक लेयर को एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके MCQ जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करना।